प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग गणित की नई पुस्तक सरस्वती गणित बोध भाग 8 इसके जो 2 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं और दूसरा एक चरमीय रैखिक समीकरण, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसी क्रम में इसका जो हमारा थर्ड चैप्टर है, ये है चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हम जानते हैं कि कागज़ समतल का एक प्रतिरूप है। कागज़ जो हमारा होता है, इसको हम समतल का एक प्रतिरूप मान सकते हैं। जैसे हमारी वाइट बोर्ड होता है कॉलेज में, तो उसको भी हम एक समतल का प्रतिरूप मान सकते हैं। जब हम कागज़ से पेंसिल हटाए बिना 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं, तो एक समतलीय वक्र प्राप्त होता है। कागज़ से पेंसिल हटाए बिना, कागज़ हमारा ये है, इसके तल में 2 बिंदु ले लें और इनको ऐसे मिला दें, तो कागज़ में पेंसिल हटाए बिना 2 से अधिक बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं तो एक समतलीय वक्र प्राप्त होता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर निम्न आकृतियों को सुमेलित कीजिए। ध्यान रहे, एक आकृति का एक से अधिक आकृतियों से सुमेलन हो सकता है। जैसे सरल बंद वक्र है। सरल बंद वक्र क्या है? ये 3 है, इसको हम सरल बंद वक्र, ये हमारा हो जाएगा। फिर बंद वक्र जो सरल नहीं है, बंद वक्र जो सरल नहीं है, बंद वक्र जो सरल नहीं है, ये हमारा, ये बंद वक्र सरल नहीं है, ये हमारा इससे हो जाएगा। और सरल बंद वक्र है, ये हमारा इससे हो जाएगा। सरल वक्र जो बंद नहीं है, ये बंद नहीं है, तो ये बंद नहीं है। सरल वक्र नहीं है, तो इससे हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका मिलान कर लेंगे। फिर उसी क्रम में चतुर्भुज, जैसा कि हम लोग त्रिभुज पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। वक्र जो बहुभुज है, जैसे ये हमारा वक्र जो बहुभुज है, 1 2 3 4 5 पंचभुज है। ये हमारा सरल वक्र जो बहुभुज है, ये हमारा आयत है, ये हमारा त्रिभुज है। और जो बहुभुज नहीं है, अब ऐसे ये हमारा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा बंद कहाँ हुआ? ये हमारा, अब ऐसे ये बना दिया, ऐसे 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 ऐसे, ये मिला, इसको मिलाए नहीं, तो ये हमारा बंद कहाँ हुआ? फिर हमारा ये ऐसे ऐसे ऐसे, और इस तरीके से ये वक्र जो बहुभुज नहीं है, ऐसे प्रकार ऐसे, ये हमारे ऐसे वक्र हैं जो बहुभुज नहीं हैं, और ऊपर वाले ऐसे वक्र जो बहुभुज हैं। इसके पश्चात हम बहुभुजों का वर्गीकरण उनके शीर्षों या भुजाओं के आधार पर किया जाता है। बहुभुजों का जो वर्गीकरण है, उसको हम उनके शीर्षों या भुजाओं के आधार पर कर सकते हैं। जिस बहुभुज में शीर्षों या भुजाओं की जितनी संख्या होती है, उन्हीं के आधार पर उनका नामकरण होता है। तो त्रिभुज है, तो इसमें 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब इसके 3 शीर्ष हैं, 1 2 3, 3 शीर्ष हैं,
तो शीर्षों या भुजाओं के आधार पर उसका नामकरण होता है। 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज हो गया, 4 भुजाएं हैं, 4 शीर्ष हैं तो ये चतुर्भुज हो गया। इसी प्रकार से 5 भुजाएं हैं तो वो हमारा पंचभुज हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार से इसका हम नेक्स्ट देखेंगे। तो इसमें भुजाओं के आधार पर इसका ये हमारा अब इसी क्रम में इसका जो अब इसे चतुर्भुज के बाद में पंचभुज। तो पंचभुज हमारा 5 सरल रेखाओं से घिरी आकृति पंचभुज कहलाती है। और यहाँ पर देखेंगे 5 इसके शीर्ष भी हैं, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार खटभुज है तो ये हमारा 6 सरल रेखाओं से घिरी आकृति हमारी ये खटभुज कहलाती है। इसी प्रकार सप्तभुज 7 सरल रेखाओं से घिरी आकृति सप्तभुज कहलाती है। अष्टभुज इसी प्रकार से हम नवभुज, 10 भुज, एकादश भुज, द्वादश भुज और n भुजाएं हैं तो उसे हम n भुज कह सकते हैं। अब इसी प्रकार विकर्ण क्या होता है? विकर्ण माने डायगोनल। जैसे ये हमारा आयत है ये, तो किसी बहुभुज का विकर्ण यानी 2 शीर्षों, आसन्न शीर्षों को छोड़कर, आसन्न माने जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों लगातार, इनको छोड़ करके अन्य किन्हीं को मिलाएंगे। जैसे इसको हम इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, ये हमारा विकर्ण कहलाएगा। जैसे हमारा ABCD एक आयत है तो मैंने A को C से मिला दिया और B को D से मिला दिया, तो हमारे ये AB व CD, AC व BD इसके विकर्ण कहलाएंगे। जैसे हमारा ये ABCDE ये हमारा 1 2 3 4 ये पंचभुज है, तो मैंने E को B से मिला दिया और D को A से मिला दिया, E को C से मिला दिया और A को D से मिला दिया, A को C से मिला दिया, D को B से मिला दिया। ये सारे इसके विकर्ण कहे जाएंगे। फिर हमारा ये है, ये हमारा चतुर्भुज है PQRS, तो मैंने S को, ये हमारा PQ, S को Q से मिला दिया, R को P से मिला दिया, ये इसके विकर्ण कहलाएंगे। किसी बहुभुज का विकर्ण इन्हीं 2 शीर्षों, आसन्न शीर्षों को छोड़कर, आसन्न माने जैसे A और B आसन्न है, B व C आसन्न है, C व D आसन्न है, इनको छोड़ करके A को C से मिलाया, B को D से मिलाया, तो ये इसके विकर्ण कहलाएंगे। अब इसके बाद प्राप्त विकर्णों के नाम दे सकते हैं। अब जैसे AC व BD, और फिर इसके बाद में आता है उत्तल और अवतल चतुर्भुज, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। कुछ उत्तल और अवतल बहुभुज दिए गए हैं। ये हमारे सब क्या हैं? उत्तल है। ये जो है ये इस तरीके से, ये हमारा ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारी बंद आकृतियाँ जो ये हमारे उत्तल है। ये हमारे क्या है? उत्तल। और इधर ये हमारे देख लो, ये वाले जो हैं ये हमारे अवतल हैं। ये हमारे क्या है? अवतल। ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे उत्तल और अवतल बहुभुज हो जाएंगे। फिर हमारा है, ये हमारा उत्तल बहुभुज, इसके विकर्ण का कोई भी जो भाग है वो चतुर्भुज के बाहर नहीं होता है, उसे कहते हैं उत्तल बहुभुज। और जिस चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो उसके बाहर होते हैं उसे कहते हैं अवतल बहुभुज। ये हमारा
प्रकार से हम। इसके बाद सम और विषम बहुभुज, सम और विषम बहुभुज। तो एक सम बहुभुज तथा एक सम बहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। सम बहुभुज क्या होता है? एक सम बहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है, मतलब उसकी भुजाएं भी बराबर होती हैं और उसके कोण भी आपस में दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे त्रिभुज है तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसके समबाहु त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है और इसके प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा? 60 अंश। ऐसे ये आयत है या वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं आपस में दूसरे के बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण इसका समकोण हो जाएगा। ये हमारा ये इसका समकोण है, समकोण त्रिभुज है। ये हमारा आयत है, इसका प्रत्येक कोण समकोण है। और ये एक समबहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। जैसे एक वर्ग की भुजाएं तथा कोण आपस में दूसरे के बराबर हैं, वह भुजाएं समान हैं। एक आयत समकोणिक तो होता है परंतु समभुज नहीं होता है। अब आयत देखिए, आयत जो होता है वो समकोणिक तो होता है लेकिन समभुज नहीं होता है, अतः वह एक विषम बहुभुज है। मतलब आयत जो है वो समकोणिक तो होता है लेकिन समभुज नहीं होता है, क्योंकि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण तो 90 अंश होता है, लेकिन समकोणिक तो हो गया लेकिन समभुज नहीं होता है, अतः वह एक विषम बहुभुज है। चित्र में बहुभुज, समभुज तथा सेकंड में बहुभुज, विषम बहुभुज दिखाए गए हैं। फिर है कोण योग गुणधर्म। कोण योग गुणधर्म। अब हमें जानते हैं जैसे ABCD एक चतुर्भुज है, तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ दिखा लिए। ये हमारा ऐसे 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 चतुर्भुज, और इसमें 2 त्रिभुज बन गए। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश हो गया, इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश हो गया। 180 180 360 अंश हो जाएगा। तो किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है कि बच्चों किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग क्या होता है, तो वो होता है 360 अंश। इसको हम लिख देंगे। तो ये हमारा यहाँ तक इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो ये हमारा ज्योमेट्री का है। इसके बारे में आज मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब इसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसको हम अब इसके बाद में एक चतुर्भुज चारों कोणों की मापों का योग, चतुर्भुज में जैसे ABCD चतुर्भुज है तो चारों कोणों की मापों का योग, चतुर्भुज का विचार कीजिए। इसमें 2 त्रिभुजों में बाटी और अंतःकोण योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से ये करने को इन्होंने दिया है। इस प्रकार से हम इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, तो इसमें भुजाएं कितनी है? 1 2 3 4। तो इस प्रकार से हम इसके 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हो जाएंगी। 1 2 3 त्रिभुज में एक त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों का योग 180 अंश। तो इसमें त्रिभुज बनना है 3, 180 प्लस 180 प्लस 180 यानी 540 अंश। इस प्रकार से ये ज्योमेट्री के बारे में आपको मैंने इसमें जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, यानी चतुर्भुजों को समझना, इसके बारे में इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में
हम लोग एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।